आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जनपद के अंदर स्थानांतरण और समायोजन की राह देखने वाले उन शिक्षक साथियों के लिए एक गुड न्यूज है जो इसका इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, गुड न्यूज यही है, जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में उसी आदेश को देखेंगे और उस आदेश में ये देखेंगे कि इसमें स्थानांतरण समायोजन नीति क्या रखी गई है और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किन शिक्षक साथियों को इसका लाभ मिलने वाला है और कौन शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे अवधेश कुमार तिवारी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह आदेश है जो कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए दिया गया है। आदेश के डेट की बात कर ले तो 26 तारीख को शाम 7 बजे के बाद जारी हुआ है। आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में यह आदेश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ ऊपर की पंक्तियों में पूर्व में जो 30 मई 2024 को आदेश दिया गया था उसी आदेश का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अब आगे दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन अर्थात जनपद के अंदर स्थानांतरण समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के आधार पर करने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, नीति क्या बनाई गई है, आइए पहले नीति को हम देखते हैं। यहाँ पहले बिंदु में बताया गया है कि स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ समिति आप देख पा रहे हैं, जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट इसके अध्यक्ष होंगे, वहीं मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे और उसके अलावा हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। आइए दोस्तों, इस आदेश के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और दूसरे पेज के दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही की जाएगी। तात्पर्य दोस्तों यह है कि हम शिक्षकों का एक कैडर निर्धारित किया गया है जिसे हम संवर्ग कहते हैं। एक नगरीय कैडर है और एक ग्रामीण कैडर है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो नगर क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक हैं तो नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ही समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी और जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक हैं उनका जो स्थानांतरण समायोजन होगा वो ग्रामीण से ग्रामीण में ही होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नगर से ग्रामीण या ग्रामीण से नगर में यह स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर। तीसरे बिंदु की दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 की यूडाइस पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाएगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तीसरे बिंदु में दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में यूडाइस पोर्टल पर आपके विद्यालय में जो 31 मार्च 2024 तक छात्र संख्या है इसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आपके विद्यालय में शिक्षक अधिक हैं या फिर आपके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। क्लियर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि जिन विद्यालयों में शिक्षक अधिक हैं तो उन अधिक शिक्षकों की भी यहाँ पे जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार उनकी भी एक सूची बनेगी, उनका चिन्हांकन किया जाएगा। क्लियर। अब आगे दोस्तों चौथे बिंदु की बात करते हैं। बताया गया है अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाएगा। आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से शिक्षक एवं शिक्षिका का स्थानांतरण समायोजन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पूरी तरह से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां से ना तो समायोजन होगा ना ही स्थानांतरण होगा। तो इस तरह से वो शिक्षक यहाँ वंचित रह जाएंगे इस प्रक्रिया से। क्लियर। अब आइए दोस्तों पांचवें बिंदु को देखते हैं। पांचवें बिंदु में बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित किए गए हैं परंतु उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया है का ऑनलाइन समायोजन किया जाएगा।
तात्पर्य दोस्तों ये है कि जब आपका समायोजन किया जाएगा तो आपको वहां पे विकल्प दिए जाएंगे विद्यालयों का, और उनमें से यदि आप स्वेच्छा से अपने कोई विद्यालय नहीं चुनते हैं, विद्यालयों का विकल्प नहीं देते हैं, तो आपका खुद ब खुद अपने आप ऑनलाइन समायोजन आपका कर दिया जाएगा, आपसे विकल्प फिर बाद में नहीं लिया जाएगा। क्लियर। आइए छठे बिंदु की बात करते हैं। छठे बिंदु में बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प प्राप्त करते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही उनके विकल्प के आधार पर उनकी सेवावधि के आधार पर किया जाएगा। तात्पर्य दोस्तों ये है कि जब भी आपका समायोजन किया जाएगा तो 25 विद्यालयों का विकल्प देना होगा, और यहाँ पे उन विकल्पों में से आपको वरीयता दी जाएगी, और यहाँ पे जो भी शिक्षक साथी होंगे वहाँ पे विकल्प देंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेवावधि के आधार पर, यानी कि जितनी अधिक जिसकी सेवा रहेगी अवसर पहले उसको मिलेगा, उसके बाद जो भी कनिष्ठ होगा उसको अवसर बाद में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे विकल्प के आधार पर विद्यालयों का आवंटन होगा जिसमें समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। आइए दोस्तों सातवें बिंदु की बात करें जो कि इस पेज का लास्ट है। सातवें बिंदु में बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमानुसार चिन्हित किया जाएगा। जनपद में सेवावधि समान होने पर उनकी मौलिक नियुक्ति भी समान होने की दशा में जन्मतिथि तथा जन्मतिथि भी समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सातवें बिंदु में ये चीज स्पष्ट की गई है कि किसी विद्यालय में शिक्षक अधिक हैं तो ऐसे में समायोजन किसका होगा। तो वही चीज यहाँ स्पष्ट की गई है कि जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमानुसार चिन्हित किया जाएगा। अर्थात स्पष्ट है कि जो कनिष्ठ शिक्षक होंगे उन्हीं का यहाँ पे समायोजन किया जाएगा, और इसका निर्धारण जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर होगा। और यदि सब इसमें जो भी शिक्षक साथी हैं उनमें जनपद में अगर सेवावधि उनकी समान हो जाती है तो ऐसे में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि देखी जाएगी। मौलिक नियुक्ति तिथि वो होती है जो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है तो उसमें जो ऊपर डेट मेंशन होता है वही आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि होती है, और यदि वो भी समान हो जाती है तो ऐसी दशा में आपकी जन्म तिथि देखी जाएगी, और जन्म तिथि में भी अगर समानता आती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी ABCD के क्रम में नाम के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा कि कौन वरिष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। कनिष्ठ शिक्षक का समायोजन किया जाएगा। दोस्तों स्पष्ट हो पा रहे होंगे। आइए इसके अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं, और यहाँ आठवें बिंदु में ये बताया गया है कि अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका को सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। तथा ऐसे विद्यालय जहां कोई शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत नहीं है, विद्यालय जहां कोई शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत हैं, तदोपरांत एकल शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आठवें बिंदु में 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि जो शिक्षक शिक्षिका सरप्लस हैं, अधिक हैं, उनके सेवावधि के आधार पर उनके आरोही क्रम में एक सूची बनाई जाएगी। उसमें वरिष्ठ शिक्षक ऊपर होंगे, कनिष्ठ शिक्षक क्रमशः नीचे होंगे। क्लियर। दूसरी जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो विद्यालय होंगे तो विद्यालय में किन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है वो छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित होगा, और ऐसे विद्यालय जहां पर छात्र संख्या बराबर हो जाती है तो ऐसे में उन विद्यालयों को भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूची बनाई जाएगी, और उस आधार पर यह तय किया जाएगा किन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजना है। अब आगे जो तीसरी बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि कहाँ पे वरीयता क्रम में शिक्षकों को पहले भेजा जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षामित्र अनुदेशक कार्यरत नहीं है, यानी जिस विद्यालय में ताला लगा हुआ है तो सबसे पहले तो वहां भेजा जाएगा। या फिर आगे बताया गया है विद्यालय जहां कोई शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत है, यानी जहां केवल शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं तो वहां पे दूसरे नंबर पे भेजा जाएगा, दूसरी वरीयता होगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि एकल शिक्षक एवं आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी, यानी दूसरे या तीसरे नंबर पे इन विद्यालयों को देखा जाएगा। तो इस तरह से इस क्रम में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। जहां बंद विद्यालय है वहां पहले भेजा जाएगा, जहां शिक्षा मित्र अनुदेशक है वहां दूसरे नंबर वरीयता होगा, और तीसरी वरीयता वहां होगी जहां एकल शिक्षक हैं, और उसके बाद 2 या उससे अधिक शिक्षक के लिए लास्ट ऑप्शन होगा समायोजन के लिए। तो ऐसी जगह पे इन शिक्षक शिक्षिकाओं को भेजा जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें बिंदु की। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया की कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2010 एवं 2014 में निहित प्रावधानों
प्रावधानों के अधीन नियमानुसार की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के 2 अध्यापक कार्यरत होने की दशा में सेवावधि के आधार पर कनिष्ठ अध्यापक को अधिक मानते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों तात्पर्य यह है कि किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के 2 शिक्षक यदि हैं तो उनमें वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। जिनकी सेवा अधिक होगी वो वरिष्ठ होंगे, जिनकी सेवा कम होगी वो कनिष्ठ होंगे। तो ऐसे में कनिष्ठ अध्यापक को वहां से समायोजन किया जाएगा, वहां से उनको हटाया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 10वें बिंदु की। तो 10वें बिंदु में यह बताया जा रहा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी, अर्थात ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होगी। 11वें बिंदु में बताया गया है कि जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्तियों की सूचना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात सारी सूचनाएं आपको पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। 12वें बिंदु में बताया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव समुदाय की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव समुदाय पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। मानव समुदाय पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा सुधार किया जाएगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए सुधार को नियमानुसार अभिलेखीय आधार पर मानव समुदाय पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा। तो दोस्तों इस 12वें बिंदु में यही चीज स्पष्ट की गई है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मानव समुदाय की आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपने प्रदर्शित विवरण को देखेंगे। उसमें यदि कोई त्रुटि है तो आप भी उसमें सुधार करेंगे और इस सुधार के बाद अभिलेखों का मिलान करते हुए हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका सत्यापन पोर्टल पर ही कर देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं 13वें बिंदु की। तो इसमें बताया गया है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए यह स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरह से आप सावधानी से फॉर्म को भरेंगे ताकि कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि अगर त्रुटि होती है तो यहाँ पे खुद शिक्षक को ही यहाँ जिम्मेदार माना जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ बताया गया है कि अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। तो दोस्तों इस पंक्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि आवेदन पत्र भरते समय यदि कोई त्रुटि होती है तो जिम्मेदार भी आप होंगे और यहाँ पे कोई संशोधन या परिवर्तन का मौका भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आवेदन पत्र भरते समय विशेष सावधानी रखें और सही सही अपने आवेदन करें। 14वें बिंदु में यह बताया गया है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा तथा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प अंकित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा भरे गए आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों को स्व प्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप आवेदन प्रक्रिया करेंगे तो वहां पे 25 विद्यालयों का विकल्प होगा, वो अपने आवश्यकता वाले विद्यालयों को चुनना होगा आपको विकल्प के आधार पर। और इस चुनने के बाद जब आवेदन प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी तो उसका जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी लेकर और उसको स्व प्रमाणित करके और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको जमा भी करना होगा। क्लियर। 15वां बिंदु बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। और बात करें 16वें बिंदु की तो यहाँ बताया गया है अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्यवाही शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत समय सारणी एवं तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन पे विचार नहीं होगा। 17वें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समय सारणी एवं तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में यथा आवश्यक निर्देश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पृथक से निर्गत किए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि शीघ्र ही ये समय सारणी और तकनीकी प्रक्रिया के बारे में आदेश जारी हो जाएंगे। और इस आदेश के लास्ट बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव समुदाय पोर्टल पर विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भौदीय अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव। तो दोस्तों इस प्रकार से इस आदेश के अनुपालन में देखने वाली बात होगी कि ये प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।